अस्सलामुअलैकुम। आई एम वकास अहमद और हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट की हुई थी। फार्माकोलॉजी में हमने फार्माकोकाइनेटिक्स स्टार्ट की हुई थी और फार्माकोकाइनेटिक्स में भी जो है ना हमने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एब्जॉर्प्शन थी, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी, मेटाबॉलिज्म थी और अब लास्ट में एक्सक्रीशन है, ADME। उसमें से जो 3 पार्ट हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। एब्जॉर्प्शन भी कर लिया, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया, मेटाबॉलिज्म भी कर लिया है। उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अब हमने लास्ट में एक्सक्रीशन करनी है कि हमारी बॉडी से ड्रग्स कैसे एक्सक्रीट आउट हो पाती हैं। है तो ये चौथे नंबर पे, लेकिन है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। उसकी वजह यही है कि जब भी हम कोई चीज़ इनटेक करते हैं ना, और उसका जो वेस्ट मटेरियल है अगर वो बाहर निकलना चाहिए और अगर वो नहीं निकलता तो वो हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह बन जाता है। मैं आपको सिंपल खाने पीने की एग्जांपल ही दे देता हूँ। आप रोज़ जो है ना खाना खाते हैं, खाने में कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, वाइटामिन्स होती हैं। अगर आप खाने में, मैं कार्बोहाइड्रेट की पहले एग्जांपल ले ले, तो अगर कार्बोहाइड्रेट आप ले लेते हैं और वो कार्बोहाइड्रेट अंदर जाने के बाद आपको सेल्स में जाने के बाद एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। आपको पता है कि एनर्जी तब प्रोवाइड करेंगी जब उसकी ग्लाइकोलिसिस होगी, उसके बाद क्रैब साइकिल्स होगा। क्रैब साइकिल में बाद जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू जाके वो ATPs बनाते हैं। अब जब क्रब साइकिल होता है ना, क्रब साइकिल में उसका वेस्ट मटेरियल बनता है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी जब भी हम ग्लूकोज की इनटेक करेंगे तो ग्लूकोज का वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूर बनेगा और वो हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर वो वाला कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलता, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकलता, ब्लड में घूमता रहेगा, क्या होगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना हुआ होगा, हीमोग्लोबिन के साथ वो अटैच हुआ होगा। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अगर लंग्स के पास भी आ जाएगा ना, लंग्स से बाहर नहीं निकल पाएगा तो ऑक्सीजन आ पाएगी? ऑक्सीजन आएगी नहीं। और अगर ऑक्सीजन नहीं आएगी तो इंसान सर्वाइव कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह जिस तरह कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के बाद उस कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड वाला पोर्शन निकलना ज़रूरी है, जिस तरह प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स अगर हम इनटेक करते हैं तो प्रोटीन का वेस्ट मटेरियल अमोनिया गैस होता है। अब वो अमोनिया गैस ब्लड टॉक्सिक है, इंतहाई टॉक्सिक है। अगर किसी कमरे में या किसी जगह अमोनिया गैस छोड़ी हो ना तो आप उस जगह खड़े नहीं हो सकते। अगर आप थोड़ी देर वहाँ खड़े हो आप बेहोश हो जाओगे, इतनी ज़्यादा वो टॉक्सिक और डेंजरस और इरिटेटिंग स्मेल वाली गैस है। अगर वो प्रोटीन्स की डाइजेशन के बाद अमोनिया गैस हमारे ब्लड के अंदर चली जाती है तो वो ब्लड के अंदर जाने के बाद डिफ्यूज़ होके पूरी बॉडी के अंदर घूमती रहेगी और स्पेसिफिकली अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंच जाती है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तमाम फंक्शंस को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो हम क्या काम करते हैं, हम उस अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं यूरिया में थ्रू यूरिया साइकिल जो लिवर के अंदर होता है। अब अगर वो यूरिया में कन्वर्ट हो जाए और अगर यूरिया कह दे कि भाई मैंने बॉडी से बाहर नहीं निकलना, तो वो यूरिया हमारे लिए और ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वो यूरिया अगर बॉडी से बाहर नहीं निकलेगी तो वो यूरिया किडनी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, किडनी स्टोन्स बना लेगी। वो यूरिया गाल ब्लैडर के अंदर चली जाती है, गाल ब्लैडर स्टोन बना लेती है। लिवर के अंदर चली जाती है, लिवर के अंदर भी स्टोन्स बना के रह जाती है, उसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। ब्लड के अंदर घूमती रहेगी जो एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड हो जाएगी एक्सेट्रा, और जो वाइट ब्लड सेल्स का फंक्शन था वो कम करना स्टार्ट कर देगी। बहुत इंतहाई हमें नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हमें पता है अगर किडनी के स्टोन्स ही बन जाते हैं तो किडनी अगर फंक्शन करना छोड़ देगी तो हमारे जो ब्लड है वो फिल्टर आउट होना कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और हमें 100 मसले मसाइल हो जाएंगे और एज ए रिज़ल्ट लास्ट में हमारी डेथ ही होती है। तो हमें इन सारी चीज़ों के कंक्लूजन से क्या पता लगा? हमें इनके कंक्लूजन से ये पता लगा कि यार अगर हम कोई चीज़ इनटेक कर लेते हैं तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है या जो उसके एंड प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बॉडी से एलिमिनेट कराना इंतहाई ज़रूरी काम है। अगर वो बॉडी से एलिमिनेट नहीं होंगे ना तो वो हमारी बॉडी के लिए इंतहाई ख़तरनाक बन जाएंगे। इसी तरह जब हम ड्रग्स को इनटेक करते हैं, किसी भी रूट से इनटेक करें, मैं फार्माकोकाइनेटिक्स शुरू में एब्जॉर्प्शन से लेके आपको चलता हूँ कि हमने किसी भी रूट से इनटेक किया, हमने पेरेंटल रूट से इंजेक्शन लगवा दिया, ओरल रूट से कोई टैबलेट ले ली, ऑटिक व्यू से जो है ना कान के अंदर कोई चीज़ डाल दी, ठीक है, हमने आंख के अंदर कोई ड्रॉप्स डाल दिए, सपोजिटरीज यूज़ कर ली, इंजेक्शंस लगा दिए, इंसुलिन लगा दी इंट्राडर्मल से, कोई भी चीज़ की, और अगर वो ब्लड के अंदर चली जाती है, ब्लड के अंदर ना भी जाए, अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, उसके बाद अगर उसकी मेटाबॉलिज्म हो जाए और मेटाबॉलिज्म होने के बाद वो एक्सक्रीट आउट ना हो तो वो इंतहाई ख़तरनाक बन जाएगी हमारे लिए। क्योंकि मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिज्म होता ही इसीलिए है ताकि ड्रग्स हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाए। क्योंकि अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी या एलिमिनेशन नहीं होगी, सपोज एलिमिनेशन हमारी बॉडी से नहीं होती तो हमें नुकसान क्या होगा? नुकसान हमें ये होगा
कि वो ड्रग्स दोबारा रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगी और अपना फंक्शन परफॉर्म करती रहेगी और हमें इंतहाई नुकसान पहुंचा सकती है वो। मिसाल के तौर पे हमने ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन ली, जैसे मैंने आपको मेटाबॉलिज्म वाली वीडियो में बताया, हमने ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन ली। वो ब्लड प्रेशर लो करने वाली मेडिसिन हमारी बॉडी से मैंने मिसाल के तौर पे ओरल रूट से ली, उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो अपने सिलेक्टिव ऑर्गन के पास चली गई जहाँ जहाँ से वो ब्लड प्रेशर लो कर सकती थी। उस सिलेक्टिव ऑर्गन के पास जाने के बाद सिलेक्टिव टिश्यूज़ के पास गई और वहाँ पे रिसेप्टर थे, उन रिसेप्टर के साथ उसने बाइंड कर दिया और अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, हमारे ब्लड प्रेशर को लो करना स्टार्ट कर दिया, या अगर लो था तो हाई करना स्टार्ट कर दिया, हाई था तो लो करना स्टार्ट कर दिया। अब अगर वो वाला ड्रग उसी रिसेप्टर के साथ उसी तरह बाइंड रहेगा ना, तो वो मेरा ब्लड प्रेशर इतना लो कर देगा, इतना लो कर देगा, इतना लो कर देगा कि मेरी डेथ हो जाएगी, लेकिन वो ब्लड प्रेशर लो करना नहीं छोड़ेगा। और अगर हाई करने वाली मेडिसिन दी थी तो वो हाई करता रहेगा, इतना हाई कर देगा कि मुझे हेमरेज हो जाएगा, मुझे ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मुझे किसी और जगह हेमरेज हो जाएगा, मेरी ब्लड वेसल्स फट जाएंगी, खून बाहर आ जाएगा, लेकिन वो ब्लड प्रेशर कम करना या हाई करना छोड़ेगा नहीं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। इसी तरह अगर मैंने कोई सेडेटिव्स ले लिया, यानी रात को सोने वाली दवाई ले लिया, तो अगर वो रात को सोने वाली दवाई जाके किसी खास रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाती है तो मैं सोता ही रहूँगा ज़िंदगी भर, और सोते सोते शायद मेरी डेथ हो जाए, क्योंकि मुझे एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स तो नहीं मिलेंगी। तो क्यों ज़रूरी है कि हमारा जो ड्रग और रिसेप्टर एक बारी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, उस कॉम्प्लेक्स को तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तोड़ेंगे तब उनका जो ड्रग्स का इफेक्ट होगा वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ड्रग्स तो एगोनिस्ट का काम करता है, तो वो ड्रग्स तो बाइंड करके अपना इफेक्ट देता रहेगा। उसको ये तो नहीं पता कि मैंने कब तक इफेक्ट देना है या कब मैंने इफेक्ट देने के बाद छोड़ देना उसे। उसके लिए हमने की ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म, यानी सबसे पहले ड्रग्स को बहुत ज़्यादा पोलर बनाया, उसकी हमने शेप चेंज की, उससे इनएक्टिव बनाया। ये 3 काम हमने मेटाबॉलिज्म के अंदर किए। एज ए रिजल्ट ड्रग क्या हो गया? ड्रग मोर पोलर बन गया, ड्रग हमारी बॉडी से एलिमिनेट होने के काबिल बन गया। अब वो ड्रग्स हमारी किडनीज़ के पास आता है और किडनीज से फिल्टर होने के बाद हमारी बॉडी से वो ईजीली एलिमिनेट हो जाता है। ये हमारे पास सिंपल एलिमिनेशन का मकसद है कि अगर एलिमिनेशन नहीं होगी तो ड्रग्स क्या करेंगे? ड्रग दोबारा रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएंगे। बहुत सारे ड्रग ऐसे होते हैं जो लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। लिपोफिलिक इन नेचर का क्या मतलब है? तकरीबन तमाम के तमाम ड्रग लिपोफिलिक इन नेचर ही होते हैं। उसकी वजह यह है कि ड्रग्स ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनाए जाते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड लिपोफिलिक इन नेचर होते हैं। तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो किडनी से फिल्टर होने के बाद नेफ्रॉन से फिल्टर हो जाते हैं, वो लूप ऑफ हेली के पास भी पहुंच जाते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग, वहाँ से दोबारा रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में दोबारा चले जाते हैं, क्योंकि वो तो हाईली पोलर तो नहीं है। जो किडनी की जो हमारे पास लूप ऑफ हेली के जो सेल्स होते हैं वो तो लिपिड बायलेयर से मिलकर बनी हुई उनकी सेल मेम्ब्रेन, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इसीलिए लिपिड बायलेयर को क्रॉस करके ब्लड में दोबारा चले जाते हैं। अब जब वो ब्लड में चले जाते हैं ना, तो दोबारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर अपना इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ भी हमारे लिए बड़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो आज जिस तरह हमने पिछली वीडियोस में 4-4 क्वेश्चंस बनाए थे, उसी तरह हमने इस वीडियो में भी 4-4 क्वेश्चंस बनाए हैं। अगर हम उसके क्वेश्चंस के आंसर पता लग जाते हैं जिस तरह पिछली में पता लगे, तो इजीली टॉपिक हम कवर कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यही है हमारे पास कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, जो मैंने आपको बता दिया कि एक्सक्रीशन होती है। दूसरा क्वेश्चन ये कि रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन, कि कौन कौन से तरीकों से एक्सक्रीशन हो जाती है। देखिए, कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रट्टा शट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ सोचो कि हमारी बॉडी से किस तरह फ्लूइड बाहर निकलता है, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी से बाहर निकलती हैं। सबसे पहले आपके जहन में यूरिन आएगा कि यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकलती है, तो यूरिन के ज़रिए भी ड्रग्स बाहर निकलेंगे, पहला रूट ऑफ एलिमिनेशन। दूसरा, हम फीसिस करते हैं, स्टूल पास आउट करते हैं, तो स्टूल के ज़रिए भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होंगी जो बाहर निकलेंगे। 96% से लेकर 97% तक ड्रग्स इन दोनों रास्तों से बाहर निकलती हैं, या तो यूरिन के ज़रिए बाहर निकलती है या तो स्टूल के ज़रिए बाहर निकलती है। तीसरा, आपकी बॉडी से कौन सी चीज़ बाहर निकलती है? आपकी बॉडी से पसीना बाहर निकलता है। स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, वो स्वेट निकालते हैं, तो पसीने के ज़रिए भी बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो बाहर निकलती हैं। उसके अलावा क्या निकलता है? आप थूक फेंकते हैं, स्पिटिंग करते हैं, वो जो थूक होता है उसके ज़रिए भी बहुत सारी ड्रग्स बाहर निकलती हैं। आपने जो है ना क्लैरिसिड खाई होगी, क्लेथ्रोमाइसिन, अब वो मेडिसिन खाने के बाद आपकी जो ज़ुबान का जायका होता है इंतहाई बदल जाता है। ज़ुबान का टेस्ट इतना ख़राब हो जाता है कि 2 दिन तक तो आपका टेस्ट ही सही नहीं हो रहा होता। आप कुछ खाएं भी पिएं भी, वो टेस्ट ही नहीं सही हो रहा होता। तो वो जब टेस्ट सही नहीं हो रहा होता तो आप थूकते हैं, तो वो टेस्ट में भी जायका आ रहा होता है आपके पास बार बार। वो स्पिटिंग जब हम करते हैं तो उस स्पिटिंग के ज़रिए भी हमारे बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो बाहर निकलते हैं। स्वेट ग्लैंड्स, आप पेनाडोल खा लें, पेनाडोल खाने के बाद या कोई भी दूसरी टैबलेट ले लें जो बुखार कम करने के लिए होती है। बुखार कम करने वाली मेडिसिन क्या होता है कि आप थोड़ी देर सो जाए, आप जो है ना कंबल लेके सोएं, शुरू में बड़ी ठंड लगती है, मलेरिया वाली या कोई और टाइफाइड वाली, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको पसीने आना स्टार्ट हो जाते हैं और आप कंबल उठा के बाहर फेंकते हैं और आप फ्रेश फील करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जो स्वेटिंग होती है, आपको उस स्वेटिंग के अंदर भी बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं
वो बाहर निकल रही होती हैं, यानी उस ड्रग्स की एक्सक्रीशन हो रही होती है। मेनली यूरिन के जरिए होती है, स्टूल के जरिए होती है, लेकिन जो बाकी 3 to 4% है ना, ये दूसरे सेकेंडरी रूट से भी होती है, जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, जैसे स्पिटिंग होगी। तीसरा हमारी जो पल्मोनरी, जो हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बॉडी से बाहर निकालते हैं ना। तो बहुत सारे ड्रग्स ऐसे होते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, जैसे हमने इनहेल किया होता है अस्थमा वाले पेशेंट का, वो ड्रग्स बॉडी से इनहेलर के थ्रू जो एक्सक्रीशन हम कर रहे होते हैं उसके जरिए बाहर निकलते हैं। या कोई हमने अल्कोहल वगैरह इंटेक की हुई है, ड्रग्स अल्कोहल ली हुई है, तो अल्कोहल भी उसी तरह, जैसे किसी बंदे ने शराब पी हो ना, आपके करीब जाए, दूर से आपको स्मेल आ जाती है कि यार इस बंदे ने तो अल्कोहल इंटेक की हुई है, तो वो अल्कोहल भी क्या हो रहा था, पल्मोनरी वे से बाहर निकल रहा होता है। उसके अलावा जो बहुत सारे वोलाटाइल ड्रग्स होते हैं जो बेहोश करने के लिए, क्लोरोफॉर्म हो गया और सारे ड्रग्स हो गए, वो भी इन्हीं पल्मोनरी सर्कुलेशन के थ्रू, या पल्मोनरी जो हमारे पास जो रूट होता है, यानी जब हम सांस बाहर निकालते हैं, उस सांस निकालने के साथ साथ हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उसके अलावा हमारी बॉडी से स्पम्स भी जाते हैं। वो जो स्पम्स होते हैं ना, थोड़ा बहुत जो है ना, स्पम्स के जरिए भी ड्रग्स एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एक्सक्रीट हो सकता है, या तो स्पम्स बॉडी से बाहर निकल सकते हैं। इसी तरह जो पेरेंट्स होती हैं, जो अपने जो स्पेसिफिकली जो मदर होती है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, मेमरी ग्लैंड जो मिल्क होता है, मिल्क के ज़रिए भी थोड़ा सा दूध जो है ना, जो थोड़ा सा जो मेडिसिन होती हैं, ड्रग्स होती हैं, वो भी जो है ना बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो इस तरह जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, इसीलिए उनको बताया जाता है कि यार आपने सिलेक्टिव ड्रग्स यूज़ करनी है, क्योंकि वो ड्रग्स बॉडी से अगर एलिमिनेट हो रही हैं तो मदर को तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर वो बच्चा दूध पी रहा है और इतनी स्ट्रॉन्ग 500 या 100,000 mg की उन्होंने एंटीबायोटिक ली हुई है, और वही एंटीबायोटिक जो है ना बच्चे के पेट में जा रही है, तो वो तो उसको बड़ा सख्त नुकसान पहुँचाएगी। या तो अगर मदर का पेट ख़राब था, उन्होंने पेट ख़राब होने वाली मेडिसिन ली हुई थी, और अगर वही फिर दूध पिला रही हैं बच्चे को, वही मेडिसिन जो है ना दूध के ज़रिए बच्चे के पेट में जा रही हैं, तो उसका पेट तो नहीं ख़राब था, तो वही पेट ख़राब करने वाली मेडिसिन बच्चे के अंदर चली जाएंगी, तो बच्चे को और ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकती हैं। या ब्लड प्रेशर की कोई ली हुई थी, या तो किसी और चीज़ की मेडिसिन ली हुई थी, तो बच्चे को बड़ा सख्त नुकसान पहुँचा सकती हैं। तो आपको उम्मीद है कि रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन आपको समझ आ चुके होंगे। कौन कौन से हैं मैं मोटे मोटे दोबारा लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। पहला है जी यूरिन, यूरिन के ज़रिए होती है। दूसरा स्टूल के ज़रिए होती है। तीसरा आपको पता है स्वेट के ज़रिए हो सकती है। चौथा मैंने आपको बताया हमारी बॉडी से और क्या चीज़ बाहर निकलती है, हमारे स्पिटिंग जब हम करते हैं तो स्पिटिंग के ज़रिए हमारा थूक बाहर निकलता है, तो स्पिटिंग हो सकती है हमारी बॉडी में। उसके अलावा हम जो है ना स्पम्स बिल्कुल कम, स्पम्स के ज़रिए बहुत कम ट्रांसफ़र होती है। उसके अलावा मिल्क हमारी बॉडी से बाहर निकल सकता है। उसके अलावा म्यूकस हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। ये तमाम की तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिनके ज़रिए हमारे जो मेडिसिन या ड्रग्स है बॉडी से एलिमिनेट होती है। उसमें जो ये यूरिन और स्टूल है, ये मैंने आपको बताया था 96 से 97% ये हमारी बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बहुत कम ये जो बाकी रूट्स और एक्सक्रीशन है ये बहुत कम होते हैं। इसीलिए हम सिर्फ जो इन दो रूट्स हैं, हमारे पास यूरिनरी रूट और जो स्टूल वाला रूट है, हम इसी पे फोकस करने की कोशिश करेंगे। हमें अपने पहले 2 क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं कि एक्सक्रीशन क्या होती है। एक्सक्रीशन में हमने बता दिया आपको डिटेल से, रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन क्या होती हैं, रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन भी डिटेल से बता दिया। तो अब हमने तीसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ इट इज़ एक्सक्रीटेड, एक्सक्रीट कैसे होती हैं, बॉडी से निकलती कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मेन और प्रेफरेबल रूट है ना हमारे पास, वो यूरिन है और उसके बाद स्टूल है। इन दोनों तरीक़ों से हमारी बॉडी से ड्रग्स एलिमिनेट हो सकती हैं। अब जो यूरिन होती है ना, यूरिन के ज़रिए वो वाली ड्रग्स बॉडी से बाहर निकलती हैं जो हाइड्रोफिलिक हो, यानी वाटर के साथ सोल्यूबल हो, क्योंकि यूरिन हमारे पास 90% वाटर होता है, 10% बाकी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होती हैं जो बॉडी से बाहर निकालनी होती हैं। तो हमारे पास वो वाली ड्रग्स जो हाइड्रोफिलिक हो, जो पानी के अंदर सोल्यूबल हो सकती हों, उसको हम यूरिन के ज़रिए बॉडी से बाहर निकालते हैं। और ऐसी ड्रग्स जो जल्दी से आयोनाइज हो सकती हो, यानी वो आयनिक हो नेचर हो, आइंस बना सकें, तो आइंस भी बनाएंगी तब भी वो वाटर में इजीली सोल्यूबल हो जाएंगी, वाटर में सोल्यूबल हो जाएंगी तो बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। और दूसरी वो किस्म की ड्रग्स जो लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं, यानी वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होती हैं। तो जब वो ड्रग्स लिवर के अंदर मेटाबोलाइज्ड होती हैं तो लिवर के साथ ही छोटा सा गॉल ब्लैडर लगा होता है, तो वो ड्रग्स क्या करती हैं, लिवर से गॉल ब्लैडर में चली जाती हैं। गॉल ब्लैडर में जाने के बाद फिर वो बाइल के साथ मिल के ड्यूडेनम में आ जाती हैं, क्योंकि हमें पता है कि लिवर से जो है ना गॉल ब्लैडर के ज़रिए पैंक्रियाटिक वो डक आ रही है, एक कॉमन बाइल डक, वो कॉमन बाइल डक के ज़रिए ड्यूडेनम में आ जाती है। ड्यूडेनम में उसके साथ ग्लूक्रोनिक एसिड ज्वाइन करते हैं, फिर उसकी कंजुगेशन होती है। कंजुगेशन के बाद जिस तरह बाइल बॉडी से बाहर निकलती है, वो भी इसी तरह बॉडी से बाहर निकल जाते हैं स्टूल के ज़रिए। ये हमारे पास लिपोफिलिक इन ड्रग्स का था। और हाइड्रोफिलिक ड्रग्स में क्या होगा, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स क्या होंगी, मेटाबोलाइज होने के बाद लिवर से मेटाबोलाइज होने के बाद ब्लड में जाएंगी, ब्लड में जाने के बाद वो किडनी के पास आएंगी और किडनी से दोबारा नेफ्रॉन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। ये हमारे पास हाइड्रोफिलिक इन ड्रग्स इन नेचर का एक्सक्रीशन का प्रोसेस था। बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो लिपोफिलिक इन नेचर होती हैं,
लेकिन जब हम उसे मेटाबोलाइज करते हैं ना, मेटाबोलाइज करने के बाद हम उसे पोलर बना देते हैं। जब उसे पोलर बना देते हैं और उसे इनएक्टिव कर देते हैं तो वो वाली ड्रग्स भी हमारी किडनी के ज़रिए बाहर निकल सकती हैं। ये हमारे पास एक्सक्रीशन का प्रोसेस था। मैं आपको किडनी का जो मोटा मोटा प्रोसेस है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि किडनी वाला जो है ना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई नेफ्रॉन है, ये मैंने नेफ्रॉन बना दिया और ये मैं यूँ बना देता हूँ आपको। ये मेरे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ये हमारे पास आपको पता ही है, ये मेरे पास ग्लोमेरुलस आर है, बुमेंस कैप्सूल है, ये असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली है। अब हमारे पास होता क्या है कि यहाँ पे हमारे पास ब्लड की वेसल्स होती हैं, आपको पता ही है, इसके इर्द गिर्द वेजा रेक्टा जिसे कहते हैं, यहाँ पे इर्द गिर्द ब्लड वेसल्स इससे घूमी हुई होती हैं, वेजा रेक्टा। यहाँ से सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है, पहले फिल्ट्रेशन होती है, फिल्ट्रेशन होने के बाद यहाँ पे सारा का सारा फ्लूइड आ जाता है, यानी ग्लूकोज भी आ जाता है, सारी चीज़ें अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स और ये तमाम की तमाम चीज़ें यहाँ से फिल्टर होने के बाद आ जाती हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हर रोज़ हमारे पास तकरीबन 180 लीटर फ्लूइड फिल्टर होने के लिए किडनीज़ के पास आता है। 180 लीटर। हमारी बॉडी में तकरीबन ना एक 60 से 70 साल के बंदे की बॉडी में 5 लीटर फ्लूइड होता है। अब वो 5 लीटर फ्लूइड होता है, वो बार बार इतनी बारी आता है कि टोटल 180 लीटर फ्लूइड रोज़ किडनी के पास पहुँचता है फिल्टर होने के लिए। उसमें से तकरीबन 179 लीटर रोज़ फिल्टर हो जाता है। तकरीबन 1 लीटर या 1.5 लीटर हमारी बॉडी का यूरिन बनता है टोटल। ये मैं दिन की बात कर रहा हूं। अगर मैं मिनट की बात करूं ना तो टोटल 625 मिलीलीटर ब्लड रोज 1 मिनट में मेरे किडनी के पास पहुंचता है, और उसमें से तकरीबन 125 मिलीलीटर फिल्टर हो जाता है और बाकी हमारी बॉडी के जरिए एक्सक्रीट होना स्टार्ट, यानी एक फिल्टर होने के बाद ये हमारी किडनीज के पास चला जाता है और बाकी जितना बचता है ना वो दोबारा ब्लड के अंदर जाके, अब 125 लीटर जो होता है उसमें से भी तकरीबन 110 लीटर दोबारा सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी थोड़ा सा बचता है उससे यूरिन बनना स्टार्ट हो जाता है और यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकलता है। ये हमारा हो गया। अब हमारे पास होता कुछ ऐसा है, मिसाल के तौर पर हमारे पास मैं कहता हूँ 1 लीटर फ्लूइड है, 1 लीटर लेता हूँ, जम्शन आसान हो जाएगी। 1 लीटर फ्लूइड यहाँ से सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हुआ, यहाँ तक आ गया। जब यहाँ पे आया ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के पास, अब यहाँ पे आया, यहाँ पे इसके अंदर ग्लूकोज भी आ जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स भी, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ड्रग्स भी, मेडिसिन भी, तमाम की तमाम। अब वो जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट्स है, ड्रग्स और मेडिसिन है, वो तो हम रोज़ हर मिनट में 1 लीटर फ्लूइड अगर आ रहा है तो 1 लीटर फ्लूइड हम हर मिनट में एक्सक्रीट आउट नहीं करा सकते। अगर वो एक्सक्रीट कराएंगे तो तमाम के तमाम ग्लूकोज और तमाम की तमाम चीज़ें बॉडी से बाहर निकल जाएंगी, तो फिर तो हमें 24 घंटे भैंसों की तरह खाना खाना पड़ेगा, क्योंकि जितना जितना हम खाना खाते रहेंगे वो तो बॉडी से बाहर निकलता जाएगा हर 2, 3, 4 मिनट बाद, और 4-5 मिनट बाद हम वॉशरूम जाते रहेंगे। तो हमारी बॉडी का क्या काम है? हमारी बॉडी का काम यह है कि यहाँ से अगर कोई चीज़ें फिल्टर हो भी जाती हैं तो वो दोबारा ब्लड के अंदर सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। सिलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब का मतलब ये क्या है कि जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जो चाहिए वो दोबारा ब्लड के अंदर चली जाएंगी। ग्लूकोज इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट है, जो जो ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो तमाम की तमाम यहाँ पे ब्लड के अंदर दोबारा चली जाएंगी। और तीसरा क्या काम होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यहाँ से जो है ना अब्जॉर्ब होकर यहाँ पे नहीं गई होती, यानी प्रेशर फिल्ट्रेशन जब होती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़तरनाक होती हैं, लेकिन उसके बावजूद वो किडनी के नेफ्रॉन्स के अंदर फिल्टर नहीं हो पाती है, और एज ए रिजल्ट अगर फिल्टर नहीं हो पाएंगी तो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो तीसरा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने ट्यूबुलर सिक्रीशन का दिया हुआ है कि जो चीज़ें ख़तरनाक हैं और वो बॉडी से बाहर नहीं निकल रही हैं तो हमारे ब्लड जो उसके साथ वेजा रेक्टा घूम रही है उससे वो डायरेक्टली यहाँ पे चली जाती हैं डायरेक्टली, और यहाँ पे जब जा रही होती हैं डायरेक्टली तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है हमारे लिए, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए बाहर निकल जाती हैं और हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती हैं। अब चूंकि हम ड्रग्स पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं ड्रग्स की, तो इसीलिए हम सिर्फ ड्रग्स से रिलेटेड स्टडी करते हैं। हमारे पास हुआ कुछ ऐसा है कि यहाँ पे हमारे पास 2 किस्म की ड्रग आई, मिसाल के तौर में मैं कहता हूँ हाइड्रोफिलिक ड्रग आई HP और लिपोफिलिक ड्रग आई। समझ आ रही है? हाइड्रोफिलिक ड्रग आई, लिपोफिलिक ड्रग आई, दोनों यहाँ से अब्जॉर्ब होके यहाँ पे आ गई, फिल्ट्रेट हुई, फिल्ट्रेशन के बाद यहाँ पे आ गई। जैसे यहाँ पे आई है ना तो यहाँ पे आने के बाद जो हमारे पास लिपोफिलिक ड्रग्स होगी ना, वो लिपोफिलिक ड्रग्स क्या करेगी, ये जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली है और ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इन सेल से दोबारा जो है ना ये रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर चली जाएगी। उसकी वजह ये है कि अगर ये जो सेल मैं बनाऊँ इस यहाँ पे ये जो डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली और असेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेली है और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये हमारे पास सेल से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे एंडोथेलियल सेल्स। उन सेल्स की सेल मेम्ब्रेन होती है और जो लिपिड बाय लेयर से मिलकर बनी हुई होती है और ये इजीली क्रॉस करके यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जो लिपोफिलिक ड्रग होती है वो इजीली क्रॉस करके यहाँ पे आ जाती है ब्लड में, दोबारा ब्लड के पास आने के बाद दोबारा ये रिसेप्टर के साथ बाइंड होकर नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये लिपोफिलिक ड्रग्स जब लिवर के पास दोबारा जाती है तो लिवर इसे गॉल ब्लैडर में फेंक देता है,
फिर गॉल ब्लैडर में बाइल के साथ घूम फिर के दोबारा इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन इसे कंजुगेशन करता है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ और स्टूल के जरिए बाहर निकाल देता है। और जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं, वो ईजिली, चूंकि यहाँ से हाइड्रोफिलिक ड्रग्स की पोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो जो पोलर ड्रग्स होती हैं वो ईजिली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके नहीं आ सकती, तो वो ब्लड में नहीं आती और ईजिली यहाँ से पास आउट होकर चली जाती हैं। अगर कोई बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती है जो एसिडिक इन नेचर होती हैं, बहुत सारी ऐसी होती है जो बेसिक इन नेचर होती हैं, अगर हम कोई ड्रग्स ज़्यादा ले लें, यानी ओवरडोज हो जाए, हमारी एसिडिक ड्रग्स हमने ज़्यादा ले लिया, अगर एसिडिक ड्रग ज़्यादा ले लिया तो हमारे पास जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ से बेसिक आइन आ जाते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन के जरिए बेसिक आइन, बाइकार्बोनेट आइन, फ्लानाइन, जो उसकी एसिडिटी को कम कर देता है। जैसे एसिडिटी को कम करता है तो उसके बाद वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो जाती है। अगर हमने कोई बेसिक ड्रग ज़्यादा ले लिया तो यहाँ से एसिडिक आइन निकल जाएंगे, हाइड्रोजन आइन, सोडियम आइंस और वगैरह वगैरह, वो उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं और उसके बाद वो इजीली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास नॉर्मली एक्सक्रीशन का प्रोसेस था कि किस तरह हमारे पास हाइड्रोफिलिक ड्रग्स और लिपोफिलिक ड्रग्स बॉडी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। तो इसीलिए अगर हम कोई ड्रग्स ज़्यादा ले लेते हैं तो वो ड्रग्स किडनी को स्पेसिफिकली डैमेज करती हैं। क्या कहते हैं, पैराडोल की टैबलेट ज़्यादा ना लिया करो यार कि गुर्दे ख़राब हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि गुर्दों से वो एलिमिनेट ही नहीं हो पाएंगी। जब एलिमिनेट नहीं हो पाएंगी तो कहाँ जाएंगी, जो रेनल पैरामिड्स है वहाँ पर वो रहना स्टार्ट कर देती हैं। तो रेनल पैरामिड्स के अंदर स्टोन्स बना लेती हैं और बहुत ज़्यादा और जो डेंजरस काम होते हैं जो नहीं होने चाहिए वो होते हैं। अब हमारे पास ये जो रीअब्जॉर्प्शन है या हमारी बॉडी से जो ड्रग्स एलिमिनेट हो रही हैं, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिन पे ये डिपेंड करती है, मैं मोटे मोटे बताऊंगा जिन जिन पे डिपेंड करती है। नीचे से पहले स्टार्ट करते हैं। यूरिन की पीएच पे डिपेंड करती है सबसे पहले। अगर यूरिन की पीएच ज़्यादा होगी तो ज़्यादा जो है ना हमारी बॉडी से ड्रग्स एलिमिनेट हो पाएंगे, स्पेसिफिकली हाइड्रोफिलिक है। और अगर यूरिन की पीएच कम होगी तो हमारी बॉडी से कम ड्रग्स एलिमिनेट हो पाएंगे। डिजीज़ है, यानी अगर हमारे पास लिवर है, लिवर के अंदर कोई डिजीज़ हो गया तो वो लिवर गॉल ब्लैडर के अंदर मेडिसिन जो ड्रग्स है वो फेंक ही नहीं पाएगा। तो अगर वो गॉल ब्लैडर के अंदर ड्रग्स नहीं पाती हैं तो वो स्टूल के जरिए बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएंगी। इसी तरह अगर गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो गई, गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया, तो गॉल ब्लैडर स्टोन बन गया तो वो भी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। इसी तरह अगर इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो ग्लूक्रोनिक एसिड की कंजुगेशन करवाता है मेडिसिन के साथ, तब भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो पाएंगी। अगर हमारे किडनीज में कोई प्रॉब्लम हो गई, किडनी स्टोन बन गया है और कोई 100 प्रॉब्लम्स हो गई हैं, तो उसके बाद अगर किडनी से भी हमारी बॉडी से ड्रग्स एलिमिनेट नहीं हो पाएंगी, तो हमारे पास जो किडनी प्रॉब्लम्स होती हैं या लिवर प्रॉब्लम होती हैं, किसी किस्म की जो डिजीज़ होती है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट कर सकती है कि हमारी बॉडी से ड्रग्स बाहर निकलेंगी या नहीं निकलेंगे। और उसके बाद प्लाज्मा कंसनट्रेशन में जितना ब्लड प्लाज्मा के अंदर जितनी दवाई ज़्यादा होगी ना उतनी बॉडी से बाहर निकलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब प्लाज्मा के अंदर मेडिसिन आती कैसे है, जो भी ड्रग हम बॉडी से इनटेक करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो प्लाज्मा में चली जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है ना, क्योंकि ब्लड ने उसी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो बहुत सारी ड्रग्स ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है उनके साथ बाइंड कर देती है, और बहुत सारी मेडिसिन ड्रग ऐसी होती हैं वो उसी ड्रग का जो फ्री स्टेट में मूव कर रही होती हैं, जो फ्री स्टेट में मूव करती हैं वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके अपना एक्शन देती हैं। और जो प्लाज्मा के साथ बाइंड कर जाती है ना तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करती है, ना तो वो जो है ना बॉडी से एलिमिनेट हो पाती है। तो वो उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड क्यों करती है। एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड इसीलिए करती है ताकि ड्रग थोड़ी थोड़ी रिलीज हो पाए। अगर फ्री स्टेट में होगी थोड़ा सा बाइंड करेगी, बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। तो जैसे वो प्लाज्मा के साथ बाइंड की होती है ना, तो जैसे फ्री स्टेट वाली बाहर निकलती है, प्लाज्मा वाली फ्री हो जाती है, वो फ्री हो जाती है, दोबारा आके बाइंड करती है और अपना एक्शन परफॉर्म करती है। इस तरह ड्रग हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा अरसे तक रह पाती है और हम ज़्यादा अरसे तक हमें इफेक्ट मिल पाते हैं, वरना तो हमें हर 10 मिनट बाद टैबलेट्स और मेडिसिन लेनी पड़ती। तो वो जो टैबलेट्स और मेडिसिन जो फ्री स्टेट में होती हैं वो प्लाज्मा में होती हैं, तो जितनी प्लाज्मा में होंगी उतनी ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेंगी, और जितनी प्लाज्मा में कम होंगी, एल्ब्यूमिन के साथ ज़्यादा बाइंड हुई होंगी, तो उतनी बॉडी से कम निकलेंगी। और सबसे मेन है फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ड्रग्स। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहला हमारे पास साइज़ आता है। अगर ड्रग्स और मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा है तो बॉडी से कम निकलेंगी क्योंकि वो अब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी, और अगर ड्रग्स और मॉलिक्यूल्स का साइज़ छोटा है तो हमारी बॉडी से ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाएंगे। और दूसरा हमारे पास डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। आयनाइजेशन किन की होती है, जो पोलर होते हैं, यानी जिनके आइंस बनते हैं। अगर ज़्यादा आइंस बनेंगे तो वाटर में ज़्यादा पोलर सोल्यूबल होंगे, ज़्यादा सोल्यूबल होंगे तो बॉडी से ज़्यादा इजीली एक्सक्रीट आउट पाएंगे और ज़्यादा बॉडी से जल्दी निकल पाएंगे। और अगर कम आयनिक इन नेचर होंगे तो कम आइंस बनेंगे, कम पोलर होंगे, कम वाटर में सोल्यूबल होंगे और कम बॉडी से बाहर निकलेंगे। और तीसरा हमारे पास है प्रोटीन बाइंडिंग। प्रोटीन बाइंडिंग में ये होता है हमारे पास जो प्लाज्मा की एल्ब्यूमिन होती है उसके साथ ये बाइंड कर जाती है। अगर ज़्यादा ड्रग्स बाइंड करेंगे तो कम बॉडी से बाहर निकलेंगे, और अगर कम बाइंड करेंगे तो ज़्यादा बॉडी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि अगर कम बाइंड करेंगे तो फ्री स्टेट में ज़्यादा होंगे और फ्री स्टेट वाली ड्रग्स बॉडी से जल्दी बाहर निकलती हैं। तो उम्मीद है कि आपकी जो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारी ख़त्म होगी है आज, तो इसके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे आपकी। अगर इसके बावजूद आपको किसी किस्म का कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप बिला किसी झिझक हमें कमेंट्स कर सकते हैं और हमसे सवाल पूछ सकते हैं।
ओके, अल्लाह हाफिज़।